नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कांग्रेस की उस तैयारी को लेकर हम चर्चा करेंगे जो मोदी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने शुरू कर दी है। आज तारीख है 20 दिसंबर। राहुल गांधी अभी जर्मनी में हैं। आज देर शाम जर्मनी से रवाना होंगे वापस भारत के लिए राहुल गांधी के न रहते हुए कांग्रेस एक बड़े प्लान पर काम शुरू की और आज से एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। 5 बसें रवाना कर दी गई हैं और दिल्ली से जो टॉप कांग्रेसी हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, वो भी निकल चुके हैं। सब एक एक इलाके में जाएंगे और ये सबसे मजबूत किला जिसको हम कह रहे हैं वो है असम। असम वो राज्य है, ये सिर्फ लोकसभा की गिनती पर मत जाइए कितनी लोकसभा सीटें आती हैं। असम भाजपा के लिए जो बिल्कुल दूर था, नॉर्थ ईस्ट, सेवन सिस्टर्स, एक एक सीटें, दो दो सीटें वाले राज्य, इन सब को असम के जरिए ही संचालित किया जा रहा है। असम ही उनका कंट्रोलर है। असम में बैठा हुआ व्यक्ति ही इन सब का कंट्रोलर है। अगर असम पर कांग्रेस दोबारा से की कब्जा कर पाती है तो पूरे पूर्वोत्तर पर, बंगाल में भी उसका असर होगा और बाकी पूरा पूर्वोत्तर भाजपा के हाथ से, असम के जाते ही भाजपा के हाथ से पूर्वोत्तर निकल जाए। क्या तैयारी है, इस प्लान पर एग्जीक्यूशन क्या चल रहा है, कंप्लीट प्लान। हालांकि मीडिया ने इससे दूरी बना रखी है कार्यक्रम से। कांग्रेस का कार्यक्रम है, इसको क्यों हाइप देना कि कांग्रेस कुछ कर रही है। कांग्रेस को तो यही बताना है कि कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही है, नकारा है, निकम्मी है। हम भी बताते हैं जब निकम्मी और नकारा लगती है, लेकिन अगर प्रयास करती है, वो प्रयास कितने ढंग से किया जा रहा है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर प्रयास करती है तो प्रयास को तो हम दिखाएंगे जो और कोई नहीं दिखा रहा है। तो डेट वाइज क्या प्लान है, 5 बसें क्यों रवाना की गई हैं, कहां कहां जाएंगी, इनसे ये 5 बसें खाली तेल फूक के आएंगी कि वोट लेके आएंगी, ये सब समझेंगे। भाव को लाइए, फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है भाव। मैं सीधा खबर पर आता हूं। खबरें बहुत, मैं कहा कहीं खबर लगी नहीं है, सिर्फ एक जगह ईटीवी पे खबर लगी है, लेकिन मैंने कई सोर्सेज से खबर इकट्ठा की है ट्विटर के माध्यम से, जहां पर कांग्रेस ने या कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन डाली। असम चुनाव, जनता के सुझावों से घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस। प्रभारी का 4 दिवसीय दौरा शुरू। असम कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बातचीत करने के लिए राज्य में कम से कम 150 समूहों और समुदायों की पहचान की है। असम वो राज्य है जहां पर ट्राइबल्स भी हैं, अलग, और ट्राइबल्स में अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये 150 ग्रुप्स को, समूहों को चिन्हित किया है जिनसे सीधा संवाद होगा। जरा आगे बढ़िए। जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह ये प्रभारी हैं। इन्होंने जो है कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। अंतिम समय में फ्लाइट निरस्त हो जाने के कारण असम के कार्यक्रमों की समय सारणी में 1 दिन का परिवर्तन किया गया है। यह सूचना सभी के अवगतार्थ है, मतलब सबको इन्फॉर्म किया है इन्होंने। असम प्रोग्राम 20 दिसंबर से 22 दिसंबर, ये अपना प्रोग्राम लाते हैं, मतलब अपना इन्फॉर्म किया इन्होंने। तो इससे लगता है कि हाँ, कम से कम इस पर गंभीर हैं सब। फ्लाइट रद्द हो गई तो असम बगल में भी नहीं है कि निकल लिया कार से। 20 से 22 दिसंबर का अपना कार्यक्रम इन्होंने बताया है। सैटरडे 20 तारीख को राजीव भवन गुवाहाटी असम 9:30 बजे सुबह, मतलब जब हम ये कार्यक्रम आप देख रहे होंगे तो ये सब कुछ रवाना हो चुका है। 9:30 से 12:30 ओपन हाउस इंटरेक्शन विद पार्टी वर्कर्स एंड लीडर्स। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 बजे से 2:30 बजे तक मीटिंग विद सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स। 2:30 से 4:30 कंटिन्यूड इंटरेक्शन विद पार्टी वर्कर्स एंड लीडर्स। ये प्रभारी हैं। सवेरे 9:30 बजे से और ये पूरा शाम तक का कार्यक्रम, इंटरेक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलग अलग मोर्चों की बैठक। 21 दिसंबर का कार्यक्रम इनका है डिपार्चर फॉर सोनापुर बाय रोड।
ये उस बस के जो का काम है उसमें यह भी अपनी हाजिरी दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये लोग दूर नॉर्मली क्या होता है, निकाल दिया बस और खुद बैठ गए आराम से। लेकिन ये 21 को जाएंगे सोनापुर, 10:15 बजे वहां पर पार्टी मीटिंग अटेंड करेंगे सोनापुर डिमोरिया में। 11 बजे डिपार्चर होगा नागांव के लिए बाय रोड। 12 बजे वेडिंग रिसेप्शन में जाएंगे तंजील हुसैन के घर। 1 बजे इनका फिर से डिपार्चर है मंगला दाई के लिए, और 4 बजे कंसल्टेशन मीटिंग है मैनिफेस्टो कमेटी के साथ दरांग डिस्ट्रिक्ट में, और नाइट स्टे भी वहीं पर मंगलदाई में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए जरा, फटाफट 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 फटाफट, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारा इसलिए देना जरूरी है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यही कहीं पर मिलेगा नहीं और नहीं मिल रहा है। ये एक और ट्वीट है, इसमें चीजें थोड़ी और क्लियर हो रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज, असम कांग्रेस टू लॉन्च मैसिव स्टेट वाइड यात्रा फ्रॉम 20 दिसंबर टू बिल्ड पीपुल्स मैनिफेस्टो। असम कांग्रेस एक मैसिव स्टेट वाइड जो है यात्रा शुरू कर रही है, स्टेट वाइड यात्रा जो 20 दिसंबर से शुरू होगी। ये जनता के घोषणा पत्र के लिए 5 buses will travel across state for a month to listen the voice of असम। मास्टर स्ट्रोक बाय गौरव गोगोई। मास्टर स्ट्रोक तो मत ही लिखिए, देश में एक ही आदमी केवल मारता है मास्टर स्ट्रोक। असम कांग्रेस 20 दिसंबर से पूरे राज्य में मास आउटरीच यात्रा शुरू कर रही है, जिसका मकसद जनता की आवाज से बना एक जन घोषणा पत्र तैयार करना है। गांवों से लेकर शहरों तक हर एक उम्मीद, हर एक सुझाव को सुना जाएगा। कांग्रेस के टॉप नेता 5 अलग अलग दिशाओं में जाने वाली बसों के साथ निकलेंगे और असम के लोगों की आकांक्षाएं सीधे उनसे इकट्ठी करेंगे। लाइए वो कुछ विजुअल्स भी हुए हैं जुगाड़ व्यवस्था। अच्छा चलिए ये ट्वीट देख लीजिए, इसमें थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन है, ये ट्वीट इसलिए दिखा रहे हैं। 20 से राज्यव्यापी जनसंपर्क यात्रा शुरू कर रही है। इस यात्रा के जरिए नागरिकों, विभिन्न वर्गों के हितधारकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद होगा। इस जन संवाद अभियान के तहत 5 समानांतर फील्ड टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें ऊपरी असम, मध्य असम, बराक घाटी, बोडोलैंड और पहाड़ी जिले और निचले असम को कवर करेंगी। इसके लिए कुल 5 बसें तैयार की गई हैं। एक केंद्रीय मुख्यालय समन्वय टीम पूरे अभियान की निगरानी और फील्ड टीमों को सहयोग देगी। हर जिले के लिए एक पूरा दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रत्येक टीम जमीनी स्तर पर जनता से संवाद करेगी। लक्ष्य है कि राज्य भर में 4000 से अधिक बॉक्स लगाए जाएं। ये बॉक्स बाजारों, चाय बागान लाइनों, चाय की दुकानों के पास, बस स्टॉप जैसे अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि आम लोगों की आवाज सीधे अभियान तक पहुंच सके। इसमें डिटेल्ड है कहाँ कहाँ असम में जा रहे हैं। जरा फुटेज कुछ है, कुछ फोटोग्राफ्स है। ये बसें तैयार की गई हैं। गौरव गोगोई को फेस बना दिया गया है असम में। असम में एक चेहरा है गौरव गोगोई, जिसके पीछे कांग्रेस खड़ी है। ये कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहे बसों की रवानगी से पहले, और एक छोटा सा क्लिप है बस जो वहां पर रवाना की जा रही है, उस बस के का एक छोटा सा विजुअल भी है। ये विजुअल है। बस अब चलते हैं भाऊ के पास। भाऊ, राहुल जर्मनी में, लेकिन कांग्रेस नॉर्मली जो राहुल के पीछे पीछे ही खाली एक्टिव, ये असम में, और असम बहुत महत्वपूर्ण है मोदी के लिए, असम में एक्टिव है। दूसरी बात ये एक्टिव होने में क्या भूमिका और कितनी भूमिका गौरव गोगोई की है, क्योंकि गौरव को राहुल ने अपना डिप्टी बना रखा है। मतलब गौरव आज की तारीख में राहुल के सबसे प्रिय, सबसे करीबी लोगों में। देखिए आशीष भाई, बहुत कम कांग्रेस के नेता है जो बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव जिसको हम कहते हैं। गौरव का परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में भी देखिए आप, बहुत आक्रामक है, स्टूडियस है। मतलब असम से आने के बाद भी उनकी हिंदी और हिंदी के शब्दों का चयन यदि देखा जाए तो बहुत आक्रामक है। बहुत सारे हिंदी भाषी नेता भी ऐसा परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में दे नहीं सकते। युवा है, और असम के मामले में देखिए रिपोर्टिंग होती नहीं। ये दुर्भाग्य है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आसाम में सिर्फ एक ही आदमी को कवरेज देती है,
है ना, हेमंत विश्व शर्मा, उसको छोड़ के कोई उनके पास लोग नहीं है। लेकिन आप आसाम का मीडिया यदि ट्रैक करें, आसाम का सोशल मीडिया ट्रैक करें, तो गौरव गोगोई जो है, वो इक्वली दमदार तरीके से हर चीज़ पे आक्रामकता दिखा रहे हैं, आसाम की भूमि पर भी। ऐसा एक इश्यू नहीं है, जहाँ वो घेरते नहीं हैं। ऐसा इश्यू नहीं है, जहाँ हेमंत विश्व शर्मा को वो निरुत्तर नहीं करते। तो दोनों फ्रंट एट अ टाइम सँभाल रहे हैं और बाखूबी सँभाल रहे हैं। दूसरी बात है, जो ग्रुपिज़्म है वहाँ पे, वो बहुत हद तक कम हो गया है। भाजपा का प्रॉब्लम क्या है? यदि आप मैं थोड़ा पीछे लेके चलूँ, तो नॉर्थ ईस्ट में संघ पिछले 30 सालों से 40 सालों से काम कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में, असम में भी। लेकिन वो काम तो कर रहा है, लेकिन जनता के बीच जड़ें मजबूत नहीं कर पाया। तो जब असम में क्रांति हुई, छात्रों का आंदोलन एक नया रूप ले लिया और असम गणतंत्र परिषद की स्थापना हुई। उसके पीछे संघ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। संघ का यही था कि आगे पीछे एजीपी को मर्ज करवाए बीजेपी में। और एक समय भी ऐसा आया, लेकिन वहां फुकन नाम के एक नेता थे, छात्र नेता, जो आसाम गणतंत्र परिषद के नंबर 2 पोजीशन पे थे। उन्होंने पूरी जी जान लगा के संघ के इस पूरे प्लान को पलीता लगा दिया। तो आसाम गणतंत्र परिषद के कई नेता, जो छात्र आंदोलन से जुड़ के आसाम के लिए नया सोच, नया विजन लेके कुछ कर दिखाने के लिए आए थे, वो हतोत्साहित हुए। उसके बाद में एजीपी पीछे पड़ गई, कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई। फिर एजीपी को ही पकड़ के बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। लेकिन बीजेपी को ये समझ में आ गया कि यहाँ सत्ता में रहना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा को साथ में ले लिया, जिस आदमी के भ्रष्टाचार के चलते आसाम का सेशन नहीं चलने दिया इन्होंने, और उसके इस्तीफे मांगने के लिए बीजेपी ने पूरा जन आंदोलन खड़ा कर दिया। वही अब इनका हीरो है। ये बैंक्रप्सी बताती है बीजेपी। अब जब आपने जिसको पहले ही करप्शन के चार्जेस में आपने सदन नहीं चलने दिया, ऐसे आदमी को आप मुख्यमंत्री बनाओगे, तो वो तो पूरा ठेका लेके बैठा है नॉर्थ ईस्ट का। और वो अपने हिसाब से सरकार चला रहा है। उसको पता है दिल्ली वालों को क्या खुश करना है, संघ को कैसा खुश करना है। तो कई बार वो योगी आदित्यनाथ से भी कॉम्पीट करते हुए दिखाई देता है हिंदुत्व के मसले पर, क्योंकि उसको सत्ता पे कब्जा करना है। संघ हाशिए पे आ गया है बीजेपी और संघ के संबंधों में। ये तो आपने देख लिया कि बिल्कुल संघ अब कहीं नहीं रहा है। संघ की स्थिति ऐसी हो गई, 80 साल का वृद्धावस्था में जो इंसान होता है घर में, कि कोई गेस्ट वगैरह मिलने आए तो दादाजी कहाँ है, बोले कमरे में रेस्ट कर रहे, तो वहां जाके चरण छूता है, दादाजी कैसे हैं, स्वास्थ्य ठीक है आपका, बोलते हैं हाँ ठीक है। वो वापस आके ड्राइंग रूम में अपने लोगों के साथ चर्चा करता है। संघ की स्थिति अब बीजेपी के लिए वो हो गई है, घर में वृद्धावस्था। मतलब संघ और अडवाणी जी, इनकी स्थिति एक है बीजेपी में। बर्थडे के दिन जाओ, वो दे दो, बुके दे दो, उसके सिवा आडवाणी जी का कभी दर्शन होता नहीं है, ना आडवाणी जी की कोई चर्चा होती है। वही संघ का हो गया। तो वहां संघ हाशिए पे हो गया है। अब जो कुछ भी है वो हेमंत विश्व शर्मा है पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए। ऐसे में हेमंत विश्व शर्मा का जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, तानाशाही रवैया जो है, उसमें जो पुराने भाजपाई थे वो तो दुखी है ही, जो एजीपी से लोग गए थे वो भी दुखी है। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आसाम का अपना एक कैरेक्टर है, हर राज्य का एक कैरेक्टर है। तुम आसाम को उत्तर प्रदेश मत बनाओ। ये आसाम को उत्तर प्रदेश बनाने पे तुला हुआ है। इसके चलते इनके पास एक ही इशू है, हिंदू मुसलमान, हाँ जबकि बस। आसाम में हिंदू मुसलमान इशू है ही नहीं। वहां बंगाल में, आसाम में हिंदू और मुसलमान के बीच में एक अलग आपको रिलेशन मिलेंगे। बंगाल में कई दुर्गा मंडप के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो मुस्लिम होते हैं। लेकिन इनको 24 घंटे 24/7 हर आदमी में औरंगजेब दिखता है।
और ये अपने आप को छत्रपति शिवाजी मानने लगे हैं। तो उसको लेकर वहां बहुत अनरेस्ट है, भाजपा में अनरेस्ट है, बाकी लोगों में अनरेस्ट है, एजीपी में अपने आप में अनरेस्ट है। आपने देखा होगा कई नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, एजीपी पे, बीजेपी के क्यों कर रहे हैं कांग्रेस ज्वाइन? ऐसे समय जब सारी दुनिया के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये मान लो आप सारे भ्रष्ट जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां वॉशिंग मशीन में अपने आप को साफ करवा के एक उजले चेहरे से रहना है। और जो ईमानदार लोग हैं वो इन भ्रष्टों से परेशान होके फिर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। उनको लगता है कि ये पार्टी है, स्लो है, सेक्युलर है, कम से कम कुछ विजन के साथ जा रहे हैं। दूसरी बात, आप आदिवासियों को लेके इतना उत्पीड़ित है वहां का आदिवासी कि वहां पे आपने हिल काउंसिल के चुनाव में देख लिया होगा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। वहां का आदिवासी जो है वो कुछ अपने आप को बिहार के आदिवासी से भी जोड़ता है और झारखंड के आदिवासी को भी जोड़ता है। मैं आज आपको पहली बार शायद इस चैनल पे ये बात हो रही है चर्चा कि हेमंत विश्व शर्मा ने जाके जितना गंदगी फैलाई हेमंत सोरेन को लेकर, उससे एक आदिवासी का बहुत बड़ा तकबा आसाम का भी दुखी है। वो हेमंत विश्व शर्मा को नेता नहीं मानता। उसके लिए प्राउड फीलिंग जो है, गर्व की बात यह है कि हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता मुख्यमंत्री। शिबू सोरेन को दसों गुरु आदिवासियों में करते हैं। आदिवासी मानते हैं। तो हेमंत सोरेन के लिए जो कैंपेन किया गया गंदा बिलो द बेल्ट, क्योंकि क्या है जो हेमंत विश्व शर्मा है ये मुंह खोलते तो क्या भाषा बोलते हैं ये आप जानते ही हो। और जब ये बोलने लगे तो इसका रिपल्केशन आपको आसाम के आदिवासियों में दिखता है और वहां बहुत बड़ी तादाद है। तो कांग्रेस ने, मतलब मैं जानता हूं इसको, मुझे पूरा ये गौरव को ही मुझे लगता है इसका क्रेडिट देना चाहिए कि जो उन्होंने एक सेक्शन वाइज, आप यदि देखोगे कि किन किन समूह से बात करेंगे, यदि आप लिस्ट देखोगे तो ऐसा कोई समूह नहीं छूटा है जिससे कांग्रेस, जिससे अलग करीब करीब 150 समूह हैं जिनसे ये बात करेंगे। और राइजर पदोलित राइजर कांग्रेस, इसका मतलब है कि आपके दरवाजे पे आपके कांग्रेस, ये इस नारे के साथ ये जा रही है। और इसमें चाय बागान के श्रमिक, किसान, महिला, स्वायत्त समूह, छात्र, युवा, वकील, सभी आदिवासी समूह, रेलवे कुली, छोटे व्यापारी, ग्रामीण समुदाय, ये तमाम मोटे मोटे तौर पे ये डिवीजन है जहां तक लोगों को पहुंचना है। और कुल मिलाकर वहां भाजपा के लिए स्थिति सामान्य नहीं है, ये बात भाजपा वाले भी जानते हैं। भाजपा के पास एक ही तुरुप का पत्ता है, चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग भाजपा के पास है, इसलिए कांग्रेस हतोत्साहित होने वाली नहीं है। लेकिन असली खेल मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस की तैयारियों से मैं कहा ना कि खबरों पर विश्लेषण भी कोई नहीं करता, खबर दिखाता भी नहीं। कांग्रेस की तैयारियों से भाजपा में ऊपर तक खलबली है। बिल्कुल है। ज्ञानी आयोग क्या करेंगे आपको पता है? अब हम सेकंड पार्ट में इस खबर को इसमें ला रहे हैं। कांग्रेस की 5 बसें रवाना, बड़े नेता पहुंच गए। आज ही नरेंद्र मोदी असम पहुंच रहे हैं, आज ही। बस वही और स्टे करेंगे भाऊ, खबर देख लीजिए। और किसी और के हवाले से नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के हवाले से ले आया हूँ। आई विल रीच गुवाहाटी आसाम टुमारो 20th December 20th December, in the afternoon the new terminal building of the Lokpriya Gopinath Bardolai International Airport will be inaugurated. This is a major boost to Assam infrastructure. Increased capacity means better ease of living and boost for commerce as well as tourism. अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये आसाम गुवाहाटी का एयरपोर्ट किसका है।
यदि ये भारत सरकार का होगा तो आप जान लीजिए एक आध साल में ये अडानी जी को हैंडओवर किया जाएगा। और ये अडानी जी का हो तो पहले ही हैंडओवर होगा। पॉइंट नंबर 2, आसाम में मात्र एयरपोर्ट की बिल्डिंग ठीक करने से काम नहीं होगा ना प्रधानमंत्री जी। आसाम की स्थिति यह है कि दिल्ली से आसाम एयर फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है। आज ही जितेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा फ्लाइट मैंने कैंसिल कर दिया, प्रोग्राम एक दिन के लिए आगे कर दिया, क्योंकि जरा विजिबिलिटी हो जाती है खत्म, 10 मीटर पे विजिबिलिटी आती है, फॉग आता है दिल्ली में, और प्रदूषण और फॉग ये बिल्कुल सगे भाई है। जब प्रदूषण बढ़ता है तो फॉग की इंटेंसिटी बढ़ती है। ऐसे में हमारे यहाँ फॉग में लैंडिंग की सिस्टम और टेक ऑफ की सिस्टम अभी तक हम नहीं कर पाए, मंगलयान जाने की बात करते हैं। ये दुर्भाग्य है। आसाम में एयरपोर्ट तो बनाओगे, लेकिन दिल्ली से आसाम प्लेन जाएगा क्या? सिर्फ बिल्डिंग इनॉग्रेट करना इनका काम है। स्टेडियम इनॉग्रेट करेंगे और खिलाड़ियों का कोई शारीरिक शोषण करता है तो शोषण करने वालों को प्रोटेक्ट करेंगे, और यह इनकी खेल नीति है। एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन एविएशन सेक्टर में जो पिछले महीने हुआ उसके ऊपर सरकार मौन है। जिन लोगों को डीजीसीए ने सस्पेंड किया वो लोग का कोई लेना देना ही नहीं था इससे। बताइए, जनता ताली बजाती है कि 4 अधिकारी सस्पेंड हो गए, और 4 अधिकारी बोले भैया हम तो इस डिपार्टमेंट के ही नहीं, हमको क्यों सस्पेंड किया, हमारा क्या लेना देना इनसे। पूरा सिस्टम ही हर डिपार्टमेंट में इस समय ज्ञानेश कुमार बैठा है, हर डिपार्टमेंट। बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट। आपको मैं एक अलग खबर लाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि गजब है। स्किल डेवलपमेंट में भी 1111222 है। खैर वो अलग है। मैं एक और मोदी जी का ट्वीट लाता हूं, आपने भी देखा। ये है असली, अगर कांग्रेस एक्टिव हो जाए ना तो नरेंद्र मोदी दौड़ते दौड़ते हांफा छूट जाएगा इनका। ऑन 21 December I will pay homage at the शहीद स्मारक क्षेत्र dedicated to the वीर शहीद who sacrificed their lives during the historic Assam movement. Thereafter I will be in Namrup, Dibrugarh for the Bhumi Pujan of the ammonia urea fertilizer project of Assam Valley Fertilizer and Chemical Company Limited. This is an important project which will help meet the fertilizer requirements of Assam and other states. At the same time, it will reduce imports, thus boosting आत्मनिर्भरता बूस्ट करने के लिए मुझे बताइए 11 साल से वहां पे आसाम में डबल इंजन की सरकार है। 11 साल से नरेंद्र मोदी है, और चुनाव के साल में ही इनको समझ में आ गया कि वहां पे फैक्ट्री डालना है, चुनाव के साथ आत्मनिर्भरता पे जाना है। चुनाव, अरे बाबा, ऐसी इन्होंने बिहार में भी पिछले चुनाव में कई इनॉग्रेशन किए थे। याद है वो शुगर मिल वाली फैक्ट्री, वो तो मजाक बन गया। बिहार के विकास का स्मारक है वो, बिहार की शुगर मिल, जो प्रधानमंत्री हर चुनाव में आके बोलते कि इसको शुरू करवाऊंगा, शुरू नहीं होती। मोतिहारी वाला। तो ये आसाम में भी ऐसे ही करने जा रहे क्या? आपको करना था तो इसके पहले करना था। फर्टिलाइजर का इंपोर्ट आज हो रहा है क्या? फर्टिलाइजर का शॉर्टेज आज है क्या? सारे देश में किसान लाइन लगा के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री को लाइन लगवाने में बड़ा मजा आता है, हर जगह लाइन लगवाते हैं, चाहे शमशान में हो, चाहे नोट बैंक से पैसे निकालने में हो, चाहे एयरपोर्ट पे हो, हर जगह पे लाइन लगाओ। तो आज किसान लाइन पे है फर्टिलाइजर के लिए, लाठीचार्ज हो रहा है कई जगह पे। अब इनको याद आया क्योंकि चुनाव नजदीक है। 11 साल तक उनको एयरपोर्ट ठीक करने की ये इच्छा नहीं हुई। ये सब चुनावी जुमले हैं, ये विकास के कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री जी आसाम चुनावी जुमले गढ़ने जा रहे हैं। ऐसा ही एक आप ही के पूर्वांचल की बात करूं आशीष जी,
आप ही के घर के पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उस पे यही ऐसा बोला था कि बड़ा यूपी का डेवलपमेंट होगा। उस एयरपोर्ट पे अभी तक कोई इंटरनेशनल फ्लाइट आई, डोमेस्टिक फ्लाइट आई? सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का जहाज उतरता है उस पे। ये मजाक समझते हैं। अब असम में रहेंगे, अब ये असम से अपना संबंध भी जोड़ेंगे कि चेतक असम एक की बार चाय आसाम पत्ती। भी गया। हाँ, चेतक चेतक की एक बार चेतक की माँ एक बार आसाम भी गई थी। आसाम गई थी। हाँ, वो भी जोड़ और देंगे। इसी एयरपोर्ट पर चेतक की माँ उतरी भी थी, लैंड यहीं पर की उतरी, थी। लैंड भी करी थी। और ब्रह्मपुत्रा मेरी माँ है, उसने मुझे बुलाया है। हम्म। अरे भाऊ, जहां ये बोल दे वहां पे सावधान। अब आपने बोल दिया तो आप बोलते हो, तो मैं कार्यक्रम चलते में भी कुछ और वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ। आपने बोल दिया ना एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, पता नहीं किसके लिए। एक खबर देखिए, ये खबर 48 घंटे पहले की है, कोई मतलब 5 साल पहले खबर नहीं ला रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, अडानी आईज 12 मोर एयरपोर्ट्स, चेक्स इनटू हॉस्पिटैलिटी बीच। ये 12 और एयरपोर्ट लेने जा रहे हैं, और एयरपोर्ट में मैं आपको 2 एयरपोर्ट के नाम बता दे रहा हूँ। 12, क्योंकि ये अडानी ग्रुप की तरफ से, स्टेटमेंट आया है। यहाँ पर कोई बट और कयासबाजी नहीं है। अडानी ग्रुप की तरफ से आया है, अडानी परिवार के सदस्य ने पूरा बताया है डिटेल। इसमें 2 एयरपोर्ट हैं। मैंने कहा ना कि ब्रह्मपुत्र, माँ ब्रह्मपुत्र, तो सावधान रहे अगर कभी गलती से बोल दे तो, क्योंकि माँ हाँ, गंगा की गलती जो है ना, लोग कहेंगे माँ गंगा कैसे गलती कर सकती है। माँ ही तो गलती करती है, क्योंकि माँ हाँ, पुत्रवत प्यार में अपना पूत कपूत दोनों को बराबर समझती है। बराबर समझते हैं। बनारस का एयरपोर्ट अडानी जी के हाथ में जा रहा है, वाराणसी। हाँ, बिल्कुल। अमृतसर अडानी जी के हाथ में जा रहा है। ये 2 का नाम जो मेरे सामने आया है। बाकी ऐसे 10 और हैं, मतलब दर्जन भर एयरपोर्ट हैं जो जा रहे हैं मोदी जी के पास, वो अडानी जी मोनोपोली के। करेंगे। देखिए, गलती हो गई, पर अच्छी प्लेन बात है दोनों। प्लेन उड़ाने की मोनोपोली इंडिगो की, एयरपोर्ट की मोनोपोली अडानी की, हम्म, एयरपोर्ट मेंटेनेंस, प्लेन मेंटेनेंस की अडानी की मोनोपोली, ट्रेनिंग की अडानी की मोनोपोली, और एक हम्म, दिन इंडिगो अडानी की। हम्म, इंडिगो का नाम अडानी इंडिगो होगा। हम्म। ये चुनाव देश में अडानी का होने मोनोपोली जा रहा है। भाजपा की। नहीं, भाजपा की क्या, अडानी की भाजपा होगी वो। हाँ, अडवाणी की भाजपा गई। ये अडवाणी की भाजपा नहीं है, ये अडानी की भाजपा है। ये असम की कहानी। हम असम गए तो देखिए कहाँ कहाँ तक गाड़ी पहुंच गई, ये एयरपोर्ट होते हुए, और अडानी तक आके रुकी। चलो, इसीलिए फिर कांग्रेस से का अपन ये आसाम में अंजाम। आते हैं। इसीलिए कांग्रेस को ये करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस जहां एक्टिव होगी, वहां बीजेपी सुपर एक्टिव होती है। हाँ। कम से कम इस बहाने प्रधानमंत्री राज्यों तो घूमने शुरू कर देंगे, विदेश यात्रा हम्म, के बजाय अपना देश भी घूम ले जरा। आसाम में रह लेंगे, उतने ही आसाम की जनता को नाम के लिए होगा, लेकिन कुछ तो उद्घाटन होगा। नाम के लिए घोषणा होगी, लेकिन कुछ करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को घोषणा तो हो गई। उतना तो एक हम्म, रिलीफ हम्म, प्रोजेक्ट होगा ना हो। ऐसे घोषणाएं जो पिछले चुनाव में हो गई थी बिहार में, उससे तो बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र से भी आगे जाना चाहिए था। लेकिन बिहार हर चुनाव के बाद पिछड़ता है, क्योंकि घोषणाएं होती है, लोगों के उमंग, लोग उत्साह में आ जाते हैं, और वो पूरी कभी नहीं होती। एक हमारे मित्र थे, नेता थे, हम्म, वो, मैं कारपोरेटर थे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आशीष जी। हम्म, वो कभी कभी वाटर सप्लाई वालों को फोन करके डांटते थे। हम्म, बोला, क्यों रे सब्दुल, वाटर ठीक चल रहा है? बोला, हाँ साहब। बोला, मूर्ख, कभी कभी प्रेशर कम भी कर दिया कर, नहीं तो दरबार हम्म, में आएगा कौन? हम्म, हम्म, और होता था। वो एक आध एरिया का प्रेशर, वाटर प्रेशर कम हो जाता था, तो वहां के लोग आते थे, अरे पार्षद महोदय देखिए, अपने एरिया में पानी नहीं, बिल्कुल ही कम आ रहा है। बोला, अच्छा, मैं डांटता हूँ उसको। वो पार्षद ने पानी दिलवाया। ये माइक्रो लेवल का बता रहा हूं मैं आपको। यही मोदी जी बड़े लेवल पे करते हैं। हम्म, पहले फर्टिलाइजर का शॉर्टेज करेंगे,
फिर लोगों को ज्ञान देंगे कि मैंने यूरिया में माइक्रो यूरिया और क्या नीम जोड़ दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। अरे फिर वो आयुर्वेदिक राष्ट्रवाद का तड़का देंगे और वो हो गया, लोग खुश की बहुत सारी चीजें आ रही है, लेकिन फर्टिलाइजर की लाइन और लाठीचार्ज कम नहीं होगा। फिर यूरिया में लॉलीपॉप दिया कि आसाम के लोगों को यूरिया मिलेगा इससे। अब ये फैक्ट्री की भूमि यूरिया पूजन कर, और फर्टिलाइजर में कितने खेल किए हैं। मैंने पूछो मत। को बहुत बार खोला है, क्योंकि हमारे साथ किसान, एक बुजुर्ग किसान है, किसान नेता, लेकिन गांव में रह के खेती करते हैं। बहुत बार उनके जरिए खोला है यूरिया। और कल तो हद हो गई, ये बेशर्मी का तो जो है गिनीज बुक जैसा कोई नया बुक बनाना पड़ेगा। कल एक मंत्री है मध्य प्रदेश का, उसने कहा कि ये लाइनों में विपक्ष के लोग घुसा देते हैं बवाल करवाने के लिए। हाँ बताओ। खैर, चलिए, असम की हम रिपोर्ट लाते रहेंगे। हमने कहा था, देखिए, कम से कम 3 कार्यक्रम हमने, गुजरात वहां पर कवरेज नहीं थी, वो हमने दिखाया था। असम में ये शुरू किए हैं, शुरुआत इनकी कैसी है और अंत कैसा होगा ये हम बताएंगे। कि बताइए। शुरुआत करने के बाद सब अगर सो जाएंगे तो हम वह भी लेके आएंगे इनके ऊपर, मुंह पे पानी छींटा मारने के लिए, ठंडक में इनके ठंडा पानी मारेंगे इनके मुंह पे। यह भी ध्यान रखिएगा। तो जल्दी हम आएंगे और इसको अपडेट। साथ में बीजेपी की भागादौड़ भी बताएंगे, भागदौड़ भी हाँ, बताएंगे। अब 2 दिन रहेंगे मोदी जी हाँ। असम वालों। देखिए, कांग्रेस को इसी बात पे धन्यवाद देना चाहिए कि 2 दिन असम में रहेंगे नरेंद्र मोदी। 2 दिन असम में, वो बांग्लादेश के मुक्ति के समय शायद रहे होंगे, जी बताएंगे हाँ ही। बस। अब उसके बाद हाँ। फिर 2 दिन अब रहने जा रहे हैं। राहुल गांधी के विदेश से लौटते ही 17 रैलियों की तैयारी कांग्रेस कर रही है, और उस राज्य में कर रही है जिस राज्य की सत्ता अगर भाजपा के हाथों से निकल गई तो दिन भर सुबह से शाम तक आप तमाम यूट्यूब चैनलों पर देखते होंगे कि अभी सरकार गिर जाएगी, कल दोपहर में गिर जाएगी, परसों सवेरे गिर जाएगी, 48 घंटे में गिर जाएगी, 72 घंटे में गिर जाएगी। वो सब फर्जी होता है, सब फर्जीवाड़ा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता चली जाए भाजपा के हाथ से तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी कोई बचा नहीं पाएगा, ये तय मान लीजिए। 27 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं आई तो 29 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो मौका दे देगा जब मोदी मुक्त भाजपा के निर्माण की दिशा में भाजपा ही आगे बढ़ जाए। तो उत्तर प्रदेश में 17 रैलियां राहुल के आते ही, और उसके साथ कांग्रेस में बम्पर भर्ती खुली हुई है। कांग्रेस में ऑडिशन और इंटरव्यूज के जरिए पदाधिकारियों की और प्रवक्ताओं की नियुक्ति का अभियान भी चल रहा है, और यह अभियान भी उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है। यानी अब जैसे पहले होता था एंकर बनाने के लिए कंपटीशन होता था, जो है पोडियम पे खड़े होके बोल लो, उसमें फिर जो विनर होता था वो फिर एंकर बना दिया जाता था, ऐसे चीजें होती रहती थी। अब ढंग के जो दिल्ली के, अच्छा ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे लेवल पे चल रहा है, दिल्ली से टॉप के जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, अभय दुबे जैसे प्रवक्ता जो हैं, इन सबको लखनऊ बिठाया गया है, अलग अलग राउंड चल रहा है, और उसमें तय किए जा रहे हैं, प्रवक्ता ही बनाए जाएंगे और भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी इनको। देश को सच बताने की जिम्मेदारी, कन्विंसिंग पावर अगर है उनके भीतर तो कन्विंस करें जनता को, बतावें क्या चल रहा है देश में मोदी जी की अगुवाई में। तो ये सारी खबर हम लेकर के आए हैं भाव के साथ। भाव को ले आइए, फटाफट लाइए, जल्दी लाइए, वक्त थोड़ा कम है, जल्दी लाइए। स्वागत है भाव, हेडलाइन लाइए। यूपी में कांग्रेस की टैलेंट हंट हम ऊपर मतलब अब पहले सेकंड पोजीशन से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद हम आएंगे यात्रा पर। यूपी में कांग्रेस की टैलेंट हंट प्रतियोगिता, चौथे चरण में प्रतियोगियों का हुआ साक्षात्कार, चयन के बाद बनेंगे प्रवक्ता। जरा भीतर खबर ले आइए। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस टैलेंट हंट प्रतियोगिता के जरिए अब ऐसे लोगों को पार्टी की आवाज बना रही है जो सरकार के हर सवाल का जवाब देने में समर्थ हो। हालांकि ये लिखने वाले और बताने वाले दोनों को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। सरकार के सवाल का जवाब नहीं देना है, सरकार से सवाल करना है। सरकार के सवाल का जवाब विपक्ष देगा, वाह गजब लोकतंत्र बना रहे हो।
पार्टी की तरफ से शुक्रवार को प्रतियोगिता में प्रदेश भर से तमाम लोग साक्षात्कार के लिए बुलाए गए। अलग अलग चरणों में इन सभी का साक्षात्कार हो रहा है। इसमें 600 यूथ पहुंचे हैं। पार्टी इनमें से कई लोगों को राष्ट्रीय, प्रदेश और विभिन्न जिलों में प्रवक्ता के पद पर तैनात करेगी। पार्टी के मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मनीष हिंदवी बताते हैं कि टैलेंट हंट से ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो हर मुद्दे पर बोलने में सक्षम हो, तर्कपूर्ण बात रखकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की काबिलियत रखते हो। उन्हें ही पार्टी प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी सौंपेगी। 3 चरणों का सफल साक्षात्कार पूरा करने वाले प्रतियोगियों को ही यह सुनहरा मौका मिलेगा। दिल्ली से पूर्व विधायक हम काफी सीनियर लीडर हरिशंकर गुप्ता, वो पहुंचे हैं लखनऊ। अभय दुबे पहुंचे हैं लखनऊ। ये लोग जो अलग अलग राउंड में फिल्टर होके आ रहे हैं बच्चे, यूथ, उनका इंटरव्यू लेंगे और फिर अलग अलग जगहों पर दिल्ली में, लखनऊ में कहाँ जिम्मेदारी देनी है, इनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये फर्स्ट हम दोनों पार्ट को इकट्ठे मिला भी देते हैं। जरा अगली हेडलाइन लाइए, समग्र रूप से खबर को देखना जरूरी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, जनवरी में धन्यवाद रैली निकालकर फूकेगी चुनावी बिगुल। 27 का बिगुल फूकने जा रही है कांग्रेस और 14 जनवरी के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। खरमास है, 14 जनवरी मकर संक्रांति के साथ ही अच्छे दिन फिर से आ जाएंगे हिंदू पंचांग के मुताबिक, तो कार्यक्रम में शुरू हो जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय बाद अच्छा प्रदर्शन किया। 2009 के बाद पहली बार ऐसा किया। इसे भुनाने के लिए कांग्रेस पार्टी उन सभी क्षेत्रों में धन्यवाद रैली निकालेगी जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब यहां देखिएगा महत्वपूर्ण है, 6 सीटों पर जीते थे और 8 सीटें ऐसी थी, 7-8 लिखा है, 8 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत हार का बहुत कम अंतर था। तो 8 और 6 14 सीट ऐसी है जहां पर मजबूत प्रेजेंस अपना दर्ज करा सकती है विधानसभा चुनाव में, सीट बंटवारे के बाद, जो भी हिस्से में आए आपसी तालमेल के बाद। कांग्रेस पार्टी इन सभी सीटों पर रैली निकालेगी। इस रैली को धन्यवाद रैली का नाम दिया गया है। आगे बढ़िए, चलिए फटाफट। 14 जनवरी मैंने बता ही दिया था। कांग्रेस की पहली रैली 15 जनवरी को या उसके आसपास हो सकती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में आए नतीजे के बाद धन्यवाद रैली निकालनी थी, लेकिन अब 15 जनवरी के आसपास ये रैली निकल सकती है। कांग्रेस इसी के साथ चुनाव प्रचार का अपने आगाज कर देगी उत्तर प्रदेश में। चलिए, इतना कम से कम अर्ली अगर सोच रहे हैं तो यही बड़ी बात है। रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, बाराबंकी, सीतापुर, इलाहाबाद, ये 6 सीटें जीती थी। वाराणसी, देवरिया, बांसगांव, झांसी, कानपुर, अमरोहा, इसमें इन सब में करीबी मुकाबला था। वाराणसी में तो 8 राउंड तक नरेंद्र मोदी पीछे थे अजय राय से। देवरिया में अखिलेश प्रसाद सिंह 35,000 वोट से हारे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह। बांसगांव की सीट को आज भी ये बात कही जा रही है कि बांसगांव सीट नतीजे आने के बाद खेला गया है। जो कल बताया था जीतन मांझी ने, जो फॉर्मूला बांसगांव पे, वो फॉर्मूला बांसगांव 8-10 हजार वोट वाला मामला बताया गया बाद में। शुरू में कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ जीता था। ये वो सीटें हैं जहां पर ये माना जा सकता है कि अगर कांग्रेस 2024 के टेम्पो को खाली मेंटेन कर दे तो इन जिलों में जोरदार परफॉर्मेंस कर सकती है। झांसी, प्रदीप जैन आदित्य का इलाका, एक बार फिर से दिखा दीजिए, मैं थोड़ा सा बता दूं इन जिलों के बारे में जब आ ही रहे हैं। झांसी, प्रदीप जैन आदित्य रहे हैं, यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, इनका इलाका है। कानपुर में कांग्रेस मजबूत है, बहुत मजबूत है। जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कह सकते हैं कानपुर को, वहां पर बहुत मजबूत है। बस चुनाव नहीं जीतते तो समझिए क्यों नहीं जीते, कैसे नहीं जीते। अमरोहा में भी दानिश अली को लाए थे, अमरोहा भी जीतने वाली सीट थी। फतेहपुर सीकरी, महाराजगंज, मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ये सीटें भी इसमें। गाजियाबाद को आप छोड़ दीजिए इसमें, तो फतेहपुर सीकरी राजबब्बर का कभी क्षेत्र रहा है। आगरा फतेहपुर, महाराजगंज ये हर्षवर्धन का क्षेत्र रहा है। अब महाराजगंज का ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया है पंकज चौधरी को। हर्षवर्धन का क्षेत्र रहा है। सुप्रिया श्रीनेत उनकी बेटी जो दिल्ली में प्रवक्ता है, उनका क्षेत्र रहा है। मथुरा कांग्रेस का मजबूत इलाका रहा है। गाजियाबाद को छोड़ दिया जाए और तो बाकी सब, बुलंदशहर में भी अच्छा कमबैक कर सकती है। बुलंदशहर में
एक मतलब युवा महिला बहुत तेजी से उभरी है कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में। तो मैंने करीब-करीब सब क्षेत्र बता दिए, इसमें केवल गाजियाबाद है जहाँ जो कमजोर कड़ी कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत कोशिश करने के बाद भी शायद बहुत कुछ ना मिले। हालाँकि यहाँ भी डॉली शर्मा नाम की एक युवा महिला नेता जो काफ़ी प्रभावी है, लेकिन बहुत होगा तो एक सीट पर थोड़ा बहुत प्रभाव आ पाएगा। बहुत ज़्यादा में जो हकीकत है गाजियाबाद की, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलिए, अब भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, आप म्यूट है भाऊ। दोनों खबरें हैं आशीष जी, उसमें से पहली खबर छोड़ के हम पहले इस पे आएंगे, धन्यवाद रैली पे। धन्यवाद रैली ये कंसेप्ट चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद आया था। 2 रैली भी हुई थी, लेकिन जो कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं, वो उन्होंने ये बोला कि अखिलेश जी नाराज हो रहे हैं। भाई अखिलेश जी को नाराज होने की क्या जरूरत है? उस धन्यवाद रैली में तो लोकल समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी स्टेज पे बुलाया जा रहा था। बाकायदा उनके ही सहयोग से वहां पार्टी कांग्रेस, ऐसा नहीं कांग्रेस बोल रही थी हमारे वजह से जीते। वो जो जिलाध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का, उसको भी बुलाया गया, उसका भी भाषण हुआ। तो ये बीजेपी के स्लीपर सेल जो थे, उन्होंने उसको ब्रेक लगा दिया था। मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव के बाद जरा स्लीपर सेल की पीछेहट हो रही है और ये धन्यवाद रैली फिर से चालू हो रही है। ये धन्यवाद रैली समाजवादी पार्टी पे प्रेशर बनाने के लिए नहीं है। देखिए, अब ये गोदी मीडिया इसको इस एंगल में ले लेगा, समाजवादी पार्टी पे प्रेशर बना रहे। सवाल समाजवादी पार्टी पे प्रेशर नहीं बना रहे। समाजवादी पार्टी के सारे जिले में कोई कांग्रेसी नहीं लड़ रही है, उसमें समाजवादी की भी यदि साथ में लड़ते हैं तो समाजवादी की भी सीटें होगी। तो कांग्रेस धन्यवाद रैली देती है तो वो समाजवादी कांग्रेस इन सभी कार्यकर्ताओं को एक बल देगी। यही कंसेप्ट पहले भी था। इस धन्यवाद रैली से फिर से यूपी में एक टर्निंग पॉइंट, एक तरफ से अखिलेश उतरेंगे, एक तरफ से अखिलेश ने भी शुरू कर देनी चाहिए धन्यवाद रैली, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भी शुरू करेगी और पूरा उत्तर प्रदेश पार्ट लेंगे लोग, और इससे गठबंधन मजबूत होगा। क्योंकि अभी पामिलियन मीडिया शुरू हो जाएगा, अखिलेश पे प्रेशर लाने के लिए धन्यवाद रैली, कांग्रेस प्रेशर ला रही है। फिर जो बीजेपी के पेरोल पे जो लोग हैं अखिलेश के आसपास, जो ट्विटर बहादुर है, वो लिखना शुरू कर देंगे धन्यवाद रैली करने की क्या जरूरत थी, ये वो। लेकिन अब अखिलेश और राहुल गांधी के बीच में इतना समन्वय बढ़िया हो गया है कि अब ये बीच में जितने भी स्लीपर सेल्स है, इनका कोई औचित्य रहा नहीं। इसलिए धन्यवाद रैली का ये एक बड़ा आयोजन होगा। दूसरी बात, प्रवक्ता। अभी होता क्या है आशीष जी, चैनल पे यदि आपने देखा, जो लोग चैनल देखते हैं उनको पता होगा, एक तो एंकर या एंकरनी, साथ में एक राजनीतिक विश्लेषक जो संघ मानसिकता का होता है, फिर संघ का एक विश्लेषक, एक भाजपा का विश्लेषक, और एक कांग्रेस का प्रवक्ता या इंडिया गठबंधन का कोई एक प्रवक्ता। इसके बावजूद भी यदि एंकर या एंकरनी न्यूट्रल रहे तो इन तीनों को पानी पिलाने की ताकत वो एक सिंगल लड़का या लड़की रख सकता है, लेकिन एंकर बोलने नहीं देते विपक्ष को। ये अक्सर देखा होगा, वही सवाल उठाते रहते, वही जवाब देते, वही चुप करवाते रहते। तो आपने देखा होगा कई बार, एक भाटी नाम के प्रवक्ता है, बहुत सीनियर है, बहुत पढ़े लिखे है, वो तो कई जगह घर पहुंचा के आती है इन लोगों को। फिर आरजेडी की युवा लड़कियां हैं, एक प्रियंका करके लखनऊ की महिला है, वो तो एंकर को बोलती है कि बोले आप क्या समझती है, आपने बुलाया है हमको, हम गेस्ट हैं, तब इससे बात करिएगा। वो पटना वाली प्रियंका भारती? नहीं, प्रियंका नहीं, एक प्रियंका गुप्ता वहां पे भी है लखनऊ में। अच्छा, हाँ। उसने चित्रा त्रिपाठी वगैरह को सबको आईना दिखा दिया। बोले आप सत्ता पक्ष के गोद में बैठ के सवाल ना पूछे। तो आपको एंकर्स ऐसे चाहिए जो इनसे मुजोरी करे। गौरव भाटिया और संबित पात्रा ये बिना सर पैर की बात करने के लिए जाने जाते हैं।
और जो नौटंकी, मतलब जो स्टैंडर्ड नीचे आया है डिस्कशन का, उसके लिए ये दो लोग, इस टाइप के लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये उस पे नहीं बात करेंगे, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। हो हंसो हंसो, हो हाँ हाँ हाँ, ये ऐसी बात करने लगते हैं। तो इनको मुकाबला करने के लिए आपको तर्क शुद्ध, जिसको पार्टी का इतिहास पता हो, पार्टी का स्टैंड पता हो, इश्यूज पता हो, ऐसे लोगों को प्रवक्ता बनाना बहुत जरूरी है। प्रवक्ता वो नहीं चाहिए कि एक बार प्रवक्ता बनने के बाद पार्टी का लेटर पैड लेके लोकल में ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दे। ज्यादातर प्रवक्ता इसलिए बनते हैं, एक तो टीवी पे आके थोड़ा सा उनको लगता है ग्लैमरस बन जाए, और ये बाकी धंधा शुरू हो जाए, दुकान खुल जाए अपनी। तो आपको पढ़े लिखे, इशू को समझने वाले, इशू को स्टडी करने वाले, अपने पार्टी का इतिहास जिसको पता है, डे टू डे अपडेट करने वाले, सरकार क्या कर रही है इसके बारे में जानकारी हो, ऐसे प्रवक्ता पार्टी को चाहिए। और ऐसे प्रवक्ताओं के लिए कांग्रेस को वाकई टैलेंट हंट की जरूरत थी, और जो कांग्रेस कर रही है। और मुझे विश्वास है बहुत निखर के लोग आएंगे इसमें से। कई बहुत अच्छे बोलने वाले लोग होते हैं, नहीं चांस मिलता उनको, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं है ऊपर, कौन बोलेगा इनको। अब बताइए, नागपुर का रहने वाला वो मराठी लड़का लोंडे, देखते देखते नेशनल लेवल पे आ गया। वो कई सालों से काम कर रही है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं था। लोग हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं बात करते, लोग हैं बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, लेकिन उनको ग्रूम करना पड़ेगा, उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये बहुत बढ़िया प्रोसेस शुरू कर दी मुझे लगता है। ये प्रोसेस तो अच्छा, लेकिन मुझे लगता है समानांतर दो टैलेंट हंट होने चाहिए। एक तो ये अच्छा पढ़े लिखे ज्ञानियों का, और एक टैलेंट हंट होना चाहिए संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, शहजाद पूनावाला, इनसे निपटने के लिए तैयार। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। जो मैं 2-3 नाम बता रहा हूँ आपको, लोंडे का वगैरह, ये लोग बदतमीजी में भी कम नहीं है। ये कुतर्क को कुतर्क से ही मारते हैं। कुतर्क, एक दिन मैंने सुना उनको, उन्हें बोला कि यदि आप आजादी की लड़ाई में, बोले हम भी आजादी की लड़ाई में होते। अरे बोले, आप आजादी की लड़ाई में होते तो आजादी मिलती नहीं। आप आजादी की लड़ाई में होते तो आजादी कभी नहीं मिलती। ये अच्छा हुआ आप आजादी की लड़ाई से दूर रहे, अंग्रेजों के साथ रहे, इसलिए हमको आप आजादी लेने में सहूलियत हुई। आपके जैसे लंका घर का भेदी लंका ढाए हमारे साथ होते तो निपटा देते तुम हमको। अच्छा हुआ तुम अंग्रेजों के साथ थे। तो वो कुतर्क के साथ ऐसा नहीं। देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि यदि वो मीडिया सेल ये प्रोग्राम देख रहा है, तो बदतमीजी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये भी एक देखना चाहिए। बहुत शालीनता से बात करने वाले लोग आज के डेट में इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। नहीं, शालीनता नहीं। इनको सब्सटेंस के साथ, इनको वो भाटी जी का मॉडल सामने रखना चाहिए। वो तथ्य रखते हैं सामने, और तथ्य रखने के बाद बदतमीजी भी उतने ही लेवल पे करते हैं। ये दोनों चीजें आपको रखनी होगी। भाजपा के प्रवक्ताओं से जिस हिसाब से वो उल जलूल बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं, माँ तक पे, सुरेंद्र राजपूत जैसे पुराने प्रवक्ता देखिए बैठे थे, वो गाली। तो इनपे तो ऐसा प्रवक्ता चाहिए कि जो ज्ञानी भी हो और बदतमीजी जहां ये खत्म करे वहां से शुरू करे। इसलिए आप दुबे जी आपको जानते हैं अच्छी तरह से पर्सनली भी, आप दुबे जी को फोन करके ये एंगल भी बता दीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। नहीं, उसमें तो हार्डकोर ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो ट्रेनिंग देने में जहां पर जरूरत हो, क्या है, कुछ चीजें आशीष, वो आपको पारिवारिक संस्कार ऐसे होते हैं ना कि आप नहीं कर सकते। ये इनके पारिवारिक संस्कार ही है। ये जो उलूल जुलूल माँ बहन की गाली देने वाले, ये परिवार इनका ऐसा ही है, इनकी परवरिश ऐसी हुई है। अगर इनके परवरिश और इनके संस्कारों को हमारे समाज में एक्सेप्टेंस मिल रहा है, या ये मिलने का ढकोसला पाखंड भी किया जा रहा है,
तो फिर जहर बुझी सुई से ही जहर निकालने काटने का काम करना पड़ेगा। खैर, हम इसके पक्षधर नहीं है, लेकिन बात आई है तो देखिए, कहीं पर भी इस दौर में उस दौर में अंग्रेज थे तो गांधी ने कहा एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर दूंगा। ये वो अंग्रेज थे तो दूसरे गाल पे मारने के पहले हाथ हिल गया, कांप गया। इनसे कहो कि एक गाल पे मारोगे दूसरा गाल आगे कर देंगे तो दूसरे पे और जोर से मार देंगे सब। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। हाँ, ये सब तो दूसरे पर जोर से मार देंगे। इनको अगर मतलब ये वो हैं, ये राम की बात करते हैं, मैं राम को ही रिपीट करता हूं। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये वो हैं। ये अगर सामने आप समझ गए, इनको लग गया कि सामने वाला ठीक है, ये गाल को इधर से उधर करता रहेगा, तो ये नॉन स्टॉप जूस पी पी करके लगे रहेंगे सब। हम लगा रहे हैं। अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, टैलेंट हंट में जो निकल के आए उनकी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। रही बात ये जो रैली है, धन्यवाद रैली, अखिलेश और राहुल गांधी, इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा है। जिस दिन सोनिया जी का जन्मदिन था, संसद भवन में मीडिया के Exactly. बीच खड़े थे, मीडिया और अपने अपने नेताओं के बीच खड़े थे, अपने सांसदों के बीच अखिलेश यादव, और राहुल अकेले, मतलब राहुल चल के आए कि अखिलेश यादव कहां पर हैं, और पहुंचे वहां पर। हेलो ब्रो, अपना जो राहुल का बिल्कुल ओपन अंदाज है, ये नहीं कि हाँ कैमरे हाँ के सामने हेलो ब्रो, और तुरंत हाथ पकड़ा, बताया कि जो है माता जी का जन्मदिन है, तो तत्काल जो है हाथ थामा एक दूसरे का और गए, और राहुल खड़े रहे। सोनिया गांधी के एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे, एक तरफ अखिलेश यादव बैठे थे। तो वो दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, ये दोनों है। वो जो है कुछ छिछोरे टाइप, उन सबकी तो बात ही करना व्यर्थ है, वो करने की कोशिश करते रहेंगे। हाँ, बातें हाँ, करना व्यर्थ, तो लायक भी नहीं है कि हम बात करें। तो ये कुल मिला-जुला करके इनके बीच का कोऑर्डिनेशन बेहतर रहा। तो उत्तर प्रदेश में ना को चने नहीं चबाने पड़ेंगे, ना को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे मोदी चबाने जी। पड़ेंगे। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। ये 17 जिले मैंने बता भी दिया कि इन 17 जिलों में क्या मजबूती। हाँ, ये बात काफी दिन से चर्चा में है, और समाजवादी पार्टी के भीतर एक, अगर वक्त होगा तो 30 सेकंड की कमेंट मैं चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के भीतर एक चर्चा है, और ये चर्चा पॉजिटिव है, मैं मानता हूं कि जल्दी सीटों पर सहमति, आंतरिक सहमति बन जाए, ताकि अपनी अपनी तैयारी में सीट वाइज लगे। आखिरी टाइम में नहीं कि नामांकन की तारीख तक भ्रम है और सब नामांकन खड़े हैं, नहीं, पता ही नहीं है, बिल्कुल अराजकता मुझे पैदा। मुझे मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अजय राय, अविनाश पांडे, राहुल गांधी, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन है, और राहुल गांधी का और अखिलेश जी का कोऑर्डिनेशन है, मुझे लगता है कि चुनाव अनाउंस होने के पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आशीष, हम्म, जो मुझे गट फीलिंग है। हो जाना चाहिए, हो हो जाएगी, जाना हो जाएगी, चाहिए। हो जाएगा। हो जाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश, अच्छा अखिलेश, मैं लोकसभा चुनाव से भी एक बात कह रहा हूं, अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन हाँ, अब बिल्कुल। बड़ा दिल दिखाने का मतलब ये भी नहीं है कि हैं अखिलेश कि यादव के हाँ, साथ ब्लैकमेलिंग करने की कोई कोशिश ब्लैकमेलिंग करे, करे, नहीं ये नहीं भी नहीं नहीं, होना कोई चाहिए। ब्लैकमेलिंग नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ स्लीपर सेल की जगह नहीं है हम्म, दोनों के बीच। ये बड़ा एक एडवांटेज है। हाँ, यहाँ पे ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि कोई तीसरा बीच में घुस करके खुराफात करने की कोशिश करेगा ये तो ट्विटर ट्विटर पे ये कोई सिंग कोई फिंग, ये जो जो करते हैं ट्विटर पे, इससे कोई मायना नहीं रखता। ये अपनी नहीं, कुछ दुकान नहीं, चला रहे हैं। ये दुकान ये तो चला रहे हैं, रोज थोड़ा सा इधर उधर से लाइसेंस, बीजेपी से कुछ पैसा मिल जाए, बस इसी पे लगते रहते हैं। तो इससे एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं अगर पड़ता। अगर बीजेपी को डिफेंड कोई कर रहा हो, और कुल हाँ, मिला के रोज डांट खाते हैं फिर भी वही काम करते हैं, सबका तो वही है, नहीं नहीं न्यूसेंस नहीं, वैल्यू, न्यूसेंस वैल्यू, न्यूसेंस वैल्यू, न्यूसेंस वैल्यू न्यूसेंस। भी इसलिए कि लोग हम उसको जरा कई बार उसका डिस्कस कर देते हैं। यदि उसको हाँ, निगलेक्ट ही करे तो वो भी खत्म है। वो भी खत्म है, इसीलिए उस निगलेक्ट ठीक करने चलो, लायक हम सब चर्चा भी नहीं। चलो, चलो, धन्यवाद राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।